मम्मी का कहना है कि मैं पापा के खानदान पर गई हूँ। अक्सर लोगों के मुंह से सुना है कि रूप से ज्यादा गुण का महत्व है, पर मैं नहीं मानती। मेरे साथ तो हर कदम, हर मोड़ पर मेरे अपनों ने ही मुझे रूप की वजह से अनदेखा किया है। मैं पूर्णिमा, सिर्फ नाम ही अच्छा रखा है माँ बाप ने। जिंदगी में मेरे हमेशा ग्रहण ही रहा। हम दो बहनें, गरिमा दीदी बड़ी और मैं पूर्णिमा छोटी बहन। हमारा एक भाई दीपक, जो हम दोनों बहनों से छोटा है। आज तक समझ नहीं पाई मेरा कसूर क्या था। रंग से थोड़ी सावली ही थी, दांत हल्के से बाहर की ओर निकले हुए थे। मेरे हाथ में तो कुछ भी नहीं था ना। गरिमा दीदी रंग से गोरी और रूप से भी सुंदर थी, इसलिए वो सबकी चाहती थी। कोई भी रिश्तेदार या परिवार आता तो मम्मी मुझे लगाती हाथ बटाने के लिए, और गरिमा दीदी को सिर्फ आराम करने के लिए सलाह दी जाती। शायद ही कोई ऐसा दिन रहा हो जब मुझे बगैर काम के पेट भर खाना मिला हो। रिश्तेदार उन्हें पैसे और उपहार भी ज्यादा देकर जाते। पूजा वाले दिन बिन्नी आंटी ने मम्मी से खुलकर कह भी दिया था, रश्मि, पूर्णिमा को देखकर कोई कहेगा नहीं कि इस घर की बेटी है। दीपक और गरिमा जैसी ये बिल्कुल नहीं है। मम्मी चाहती तो बिन्नी आंटी का विरोध करके उनका मुंह बंद करवा सकती थी, पर उन्होंने जरूरी नहीं समझा। मम्मी का कहना था कि मैं पापा के खानदान पर गई हूँ और उनके यहाँ कोई अच्छा नहीं दिखता। हरी अंकल के यहाँ जब एक दिन जन्मदिन पार्टी में गई तो मम्मी पापा ने गरिमा दीदी की पहनी हुई सफ़ेद फ्रॉक दिखाकर उनके बारे में बताया कि वो बहुत शौकीन है, और मेरे बारे में इतना ही बताया कि इसके ऊपर कोई रंग नहीं जमता। रोज टूटती और रोज जुड़ती थी मैं। दीदी को मुझ पर शासन करने की आदत हो गई थी। जैसे धीरे धीरे बड़ी होती गई, मामा मौसी भी हमारे घर आते तो लाड दीदी से लगाते और मुझे कामों में उलझा देते। हर जगह दीदी के रूप की बखान चलती थी। धीरे धीरे हम बड़े हुए। स्नातक करने के बाद दीदी ने अपने पसंद के लड़के से शादी कर ली। तरुण जीजा जी बहुत अच्छे पद पर रेलवे में अधिकारी थे। मन को बहुत खुशी मिली कि शायद दीदी की सोच बदल जाए और मेरे प्रति कड़वाहट कम हो जाए। इतने धनी संपन्न और अच्छे लोगों के घर गई हैं तब। अब मम्मी और भाई का स्नेह भी मेरे लिए बढ़ जाएगा, पर सोची हुई बात कब सही होती है। ससुराल में भी दीदी की अच्छे से नहीं निभ सकी। रिश्तेदार में भी ये खबर अंदर अंदर फैल गई कि दीदी सिर्फ अपनी मनमानी करती रहती हैं। ससुराल में किसी को वो नहीं समझती, इसीलिए उनकी किसी से नहीं बनती। सारे काम से निश्चिंत होकर बैठना चाहती तो दीपक कुछ न कुछ काम मुझे थमा ही देता। पापा की घर की एक नहीं चलती। बाजार से सब्जी लाना, दूध लाना सब मेरे ही जिम्मे था। घर आकर खाना बनाने में मदद करना, सबको खाना पीना देना मेरे ही हिस्से में था। सब एक काम करके थक जाते थे। उस घर में एक मैं ही थी शायद जो बिना रुके बिना थके लगी रहती थी। अब दीपक के लिए लड़की देखी जाने लगी। चारों हम सबको बहुत पसंद आई। दीपक के लिए शादी की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही थी। शादी में मीरा चाची ने पूछा भी मम्मी पापा से कि पूर्णिमा की शादी अभी नहीं करना, बेटे से पहले इसका ही कर देते तो अच्छा होता। माँ ने मुझे तैराते हुए मुस्कुरा कर कहा, सोचने से क्या होगा, पहले कोई लड़का इसे पसंद तो करे। एक तो रंग दबा हुआ, ऊपर से बाहर निकली दांत,
कौन पसंद करेगा। पर कोई बात नहीं, घर में हमारे देखभाल के लिए तो रहेगी ना। माँ के घर से विदा होकर चारू भाभी हमारे घर आ गई। हर घड़ी एक नई उम्मीद लगाए रहती मैं कि शायद अब मेरी जिंदगी में अच्छा दिन आए। पर चारू भी घर वालों का मेरे प्रति व्यवहार देखकर सब सीख गई थी। वो भी अपनी मर्जी से आराम करती और मेरी पढ़ाई से ध्यान हटाकर खाना बनाने में मुझे लगा देती। मम्मी पापा को ये सब दिखता था, लेकिन ना जाने क्यों मेरे लिए उनके दिल में कोई हमदर्दी ही नहीं थी। चारों के साथ जिस काम में भी हाथ बटाने जाती, वो पूरा काम मेरे जिम्मे करके खिसक लेती थी। शादी में रस्मों के दौरान भी जो उपहार मिले वो भी गरिमा दीदी ने मुझसे पहनने के बहाने मांग लिए और लौटाया भी नहीं। कुछ आंसुओं को बहा के, कुछ आंसुओं को पी के जिए जा रही थी मैं। लगभग 2 साल हो गए दीदी की शादी को। फिर हमारे ऊपर वाले मकान में एक किराएदार आए, नमन अंकल। नमन अंकल ने मम्मी को अपने भतीजे पवन से मिलवाया, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे। पवन ने कई महीनों तक मुझे गौर किया, समझा और शादी के लिए घर वालों से सहमति ले ली। कोई पहला इंसान था जिसने मेरी इतनी तारीफ की और खुद के लिए मुझे पसंद किया। घबराहट भी थी मन में कहीं ना कहीं कि कोई मुझे कैसे पसंद कर सकता है, पर अंदर ही अंदर बहुत खुश थी कि मुझे इतना अच्छा जीवन साथी मिला। अथा धन तो नहीं था पवन के पास, लेकिन ज़रूरत भर बिल्कुल था। घर परिवार भी सब देख के समझ आ रहे थे कि बिल्कुल शांत और शालीन लग रहा था। अब इन रिश्तों के बगैर चैन से जीवन काटूंगी और अपनी दुनिया में ध्यान मगन और मस्त रहूंगी। शादी के 11 दिन बाद मम्मी के घर में पूजा थी। हम दोनों बहनें गए। दीदी को देखकर मेरी भावनात्मक स्वतः ही बाहर बिखरने को तैयार थी। जी चाह रहा था पता नहीं क्यों गले लगाकर फूट फूट कर रोऊं। मैंने आगे बढ़कर गरिमा दीदी से गले लगाकर कहा, कभी मिलने आया भी करो दीदी। दीदी ने अपने गले से मेरा सिर हटाते हुए फीकी मुस्कान बिखेर कर बस इतना ही कहा, अभी हटो, बाकी लोगों से मिलकर आती हूँ। सारी भावनाएं फिर से खुद में सिमट कर रह गईं। मम्मी ने आवाज़ दी, पूर्णिमा प्रसाद और खीर बनाना है बेटा, आ जाओ वापस वास्तविक दुनिया में। मैं लौटी हो जैसे मैं बरामदे में बैठी काम कर रही थी। पवन जी की नज़रें मुझे ढूंढ रही थी। रिश्तेदारों की उस भीड़ में सिर्फ मैं ही शामिल नहीं थी। गरिमा दीदी सबके साथ घुल मिलकर हंसी ठिठोली में लगी हुई थी। आखिरकार पवन जी ने मुझे देख ही लिया। उन्होंने मेरे साथ मिलकर खीर और प्रसाद बनवाया। फिर मुझे सबके सामने जाने की जिद करने लगी। खीर की आँच बंद करते ही गरिमा दीदी आ गई और मुझे कनखिन्नियों से निहार कर मन में ये बोलती हुई गई हूँ जैसे इसकी किस्मत देखो, इसके पति इसको कितना चाहते हैं। अच्छी नहीं दिखती तो भी। पूजा के बाद सबके जाने का समय हुआ। तरुण जीजू ने हम दोनों को आने के लिए निमंत्रण दिया। हमने भी आने का वादा किया और घर लौट आए।
घर आने पर पवन जी ने कहा, दीदी से तुम्हारी बनती नहीं क्या? अचानक उनके मुंह से इतनी बड़ी बात सुनकर अवाक रह गई मैं। उसने इस सवाल की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी। सवालिया नजरों से मैंने उन्हें देखा। तब तक उन्होंने कहा, तरुण जी बोल रहे थे वो बहुत परेशान रहते हैं। तुम्हारी दीदी ससुराल के किसी भी लोगों से बनाव नहीं रखना चाहती। पहले वो किसी को पूछती नहीं थी, अब उन्हें कोई नहीं पूछना चाहता। ऑफिस में व्यस्तता के कारण वो छुट्टी ज़्यादा ले नहीं सकती। घबराहट, सीने में दर्द, चक्कर जैसी समस्याएं हुई। जांच कराने ले गए तो अभी रिपोर्ट नहीं आई है। मेरे पास अब बोलने को कुछ नहीं था। मुझे मेरे हर सवालों का जवाब मिल गया था। 2 दिन बाद अचानक मायके से फोन आया, मम्मी नहीं रही, ब्रेन स्ट्रोक से ख़त्म हो गई। एक समस्या उलझ नहीं पाई और दूसरी खड़ी हो गई। वहाँ भी दीदी नहीं आई थी, सिर्फ जीजू आए थे। पूछने पर उन्होंने चिड़चिड़े अंदाज में कहा, उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती। 15 दिन बाद जब मायके से लौटी तो थकान के कारण नींद लग गई थी। दरवाजे की घंटी बजी तो नींद खुली। धुंधला सा दिख रहा था चेहरा। एक बेजान दुबली सी औरत, आंखें धसी और सूजी हुई, निढाल सा चेहरा, एकदम गरिमा दीदी जैसी लगी। पीछे से जीजू पार्किंग में गाड़ी लगाकर आए। अब साफ पहचान में आ रहा था। गरिमा दीदी का ये हाल, आंखों पर यकीन नहीं हुआ। पवन आकर बोले, अरे खड़े क्यों हो, बुलाओ दीदी को अंदर। तरुण, जीजू दीदी को क्या हुआ? उन्होंने कहा। संभालिए दीदी को, डॉक्टर ने कहा गहरे अवसाद में चली गई है। तनावग्रस्त, अकेलापन का शिकार हो गई है और अपनों के साथ जितना हो सके रहने की सलाह दिया है। दवा के साथ साथ पूरी चीज़ें, खुशियाँ और माहौल पर निर्भर है। पूर्णिमा एक कदम अपनों के नाम से आगे बढ़ाई, फिर वो ठिठक के एक कदम पीछे हो गई। दीदी का अपना कुछ बचा ही नहीं था। सुंदरता और दिखावे के चक्कर में वो सबसे दूर होती चली गई। जीजू ने गरिमा दीदी को पकड़कर मेरे बाहों में सौंपा और मुझे लगा उसने ज़्यादा तो अकेलेपन की शिकार मैं हो गई। उनकी तकलीफ बीमारी बनकर सामने आ गई और मेरा क्या, जो घुट घुट कर दर्द को पी गई। कई मौत मरी और जिंदगी भी जी गई। दहाड़ मारकर खूब जोरों से बरसों की दबी हुई रुलाई फूट पड़ी। दीदी का प्यार और साथ मिला भी तो इस हालात में। जीजू का निराश चेहरा देखकर मैंने वादा किया, दीदी पहले जैसी खिलखिला कर मिलेंगी। जीजू, अब मेरा काम है उन्हें खुश और स्वस्थ रखना। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाना बिल्कुल ना भूलें।